ये बात तो ये है कि आपने जिस बंदे का नाम लिया ना वो सुन के ना खून खोल रहा है कि मोदी साहब का नाम लेके, क्योंकि वो तो है ही मुसलमानों के हक में गलत तरीन इंसान है ना। उस तरीके से वेलकम नहीं किया जाता, जब इंडिया के जाते हैं तो वेलकम किया जाता है। रीज़न क्या है इसकी? यार रीज़न आप लोगों के सामने है, वो है अपने प्रोजेक्ट्स लेके जाते हैं वहाँ पे। पाकिस्तान सिर्फ अपने मुफाद के लिए वहाँ पे जाता है कि जी इनको वहाँ से कोई इन पैसे मिल जाएं, फंड्स मिल जाएं, एड मिल जाए, मतलब ये अपने प्रोजेक्ट्स तो नहीं ना लेके जाते वहाँ पे। G20 का मकसद ही यही है कि जो पूरी दुनिया के स्ट्रॉन्ग 20 मुल्क हैं जिनके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका इकट्ठ होता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ गाइस जी समिट के ऊपर। गाइस जी समिट का जो मीटिंग थी ये इंडोनेशिया के अंदर हुई। 2022 की मीटिंग इंडोनेशिया के अंदर होने के बावजूद भी लेकिन इंडिया के लिए इस मीटिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आई। गाइस पॉजिटिव न्यूज़ कौन सी थी मैं आपको बताता चलूँ। गाइस यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ ट्रेड डील साइन की नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया। भाई ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रही है ऑल ओवर दी वर्ल्ड की मीडिया के अंदर। गाइस इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ पाकिस्तान G20 समिट के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, पाकिस्तान हिस्सेदारी नहीं है। आखिर क्या वजह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब कहीं जाते हैं तो प्रॉपर वार्म वेलकम किया जाता है, कभी रशिया की तरफ से अप्रिशिएट किया जाता है, कभी यूएस की तरफ से अप्रिशिएट किया जाता है, इवन कभी पाकिस्तान की तरफ से ही अप्रिशिएट किया जाता है, जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहीं पर जाते हैं तो उस तरीके से वार्म वेलकम नहीं किया जाता। अभी G20 की मीटिंग चल रही है इंडोनेशिया में, जहाँ पर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना हिस्सा लिया, वो गए हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम किया गया है, बहुत ज़्यादा मतलब गले मिल के प्रॉपर उन्हें वेलकम किया गया प्रेसिडेंट्स की तरफ से। क्या वजह है? क्या आपको लगता है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उन्हें भी ऐसे ही वार्म वेलकम किया जाता है? जी बिल्कुल किया जाता रहा है। पास्ट में अगर हम देखें तो हमें भी बिल्कुल वार्म वेलकम किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ अरसे में हमारी जो रेपुटेशन है इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर देखी जाए तो हमारी इतनी कोई अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से हमें लोग उस तरीके से वेलकम नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसका ये मसला मतलब नहीं है, कंफ्यूज नजर आ रहे होते हैं, कभी हम पर्ची से देख के पढ़े, हमारे प्राइम मिनिस्टर पढ़े होते हैं, कभी हमारे वो हेडफोन नहीं लग रहा होता तो मजाक बन रहा होता है। लेकिन वो तो जनरल चीज़ें हैं ना। देखें हमारी नेशनल लैंग्वेज भी नहीं है इंग्लिश, तो हम इसको ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते कि हमारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर को इंग्लिश नहीं आती। लेकिन ऑब्वियसली हमारी जो ऑफिस की लैंग्वेज है, हमारी जो पेपर वर्क में आती है हमारी लैंग्वेज वो इंग्लिश है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर को वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। इंग्लिश की बात नहीं मैं कर रहा, इंग्लिश नहीं भी आती तो भी इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, इंग्लिश आना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक गेस्चर होता है, एक आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो भी बहुत मैटर करती है। बिल्कुल ऑब्वियसली जब बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। जब आप इतनी बड़ी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपकी आईसाइट, आपके जो विजन है, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो रिप्रेजेंट करनी चाहिए कि आप एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बात की जाए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, कभी हम देख रहे होते हैं उन्हें इंडिया अपना यूएस की तरफ से प्रेज किया जा रहा है, कभी हम देखते हैं उन्हें रशिया की तरफ से प्रेज किया जा रहा होता है, कभी यूएई की तरफ से। इवन हमारे इमरान खान साहब जो उनसे हैं वो भी काफ़ी दफ़ा प्रेज कर चुके हैं कि भाई इंडिया वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या वजह है, क्यों उन्होंने मजबूर कर दिया दुनिया को उनकी तारीफ करने पर? देखिए एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंडियंस हैं वो एक तो हमारे से पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उनका टैलेंट भी हमसे बहुत ज़्यादा है। अगर पॉपुलेशन टैलेंट डिपेंड करता है पॉपुलेशन नई पॉपुलेशन पे इन द सेंस डिपेंड करता है कि जब वो बहुत ज़्यादा दुनिया में फैले हुए हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब ज़्यादा है तो उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा आएगी और उनका नाम भी ज़्यादा लिया जाएगा। लेकिन टैलेंट की जो बात की जाए, टैलेंट अगर आप इन द सेंस कहते हैं कि इंडियंस जो हैं वो काफ़ी बड़ी पोस्ट पे और दुनिया की काफ़ी बड़ी कंपनीज़ के CEOs बैठे हैं, तो उसमें ये सेंस है कि वो तो एक एज अ नेशन लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान को देखे जाएँ तो हमारी जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है ना वो डिपेंड करती है। अब जैसे कि 9/11 का वाक़या हुआ, 9/11 का वाक़या हुआ, उसमें क्या हर तरफ से पिन पॉइंट किया गया। अब कितने लाखों लोग थे जो कि अमेरिका से कनाडा शिफ्ट हुए, कुछ को वापस भेज दिया गया। आज तक अभी तक बैन मतलब ये है कि उस तरीके से हमें नहीं जा, अभी तक अमेरिका इस चीज़ को पिन पॉइंट कर रहा है कि 9/11 पाकिस्तान की तरफ से किया गया। अब इसमें यही है कि हमारी अगर जैसे मैं इसमें इंडिया की मिसाल देना चाहूँगा, इंडिया में भी ना ट्रेनों का निज़ाम इसी तरह था जिस टाइम इस टाइम पाकिस्तान में है, ठीक है, लेकिन अब आपको पता ट्रेनों का निज़ाम उनकी खसारे में जा रही थी और अब उनकी मतलब के प्रॉफिट में जा रही है। दुनिया में कहीं भी प्रॉफिट में नहीं जाती कि इलेक्ट्रिक ट्रेन लॉन्च कर चुकी है। बिल्कुल वो यही होता है। उनकी अंडर द सी वाली भी है, मतलब ऑप्शन उनके पास ना, तो ये अंडर वाटर, हाँ जी बिल्कुल अंडर वाटर, वो थी हरियाणा में या फिर मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा। हाँ जी, तो वो इस तरह से है कि उन्होंने एक्चुअली प्रॉफिट में ले आए हैं। तो वो एक बंदा आया, मतलब कि उनका जो वज़ीर रेलवे था उसने मतलब कि चेंजिंग की हैं, तो उसी का जो उसकी चेंजिंग थी वो ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ाई जाती हैं। अच्छा, हाँ जी, ये भी मैंने मतलब कि
हाँ जी बिल्कुल। ये मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि जो इंडिया के रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने जो चेंजिंग्स की हैं, जो डेवलपमेंट लाए हैं वो अपने रेलवे के सिस्टम में, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। ये इन्होंने बताया, मैं इसके ऊपर केस स्टडी बिल्कुल। एज ए केस स्टडी। ठीक है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया वालों के लिए। और यार रीज़न आप लोगों के सामने है, वो है अपने प्रोजेक्ट्स लेके जाते हैं वहाँ पे। पाकिस्तान सिर्फ अपने मुफाद के लिए वहाँ पे जाता है कि जी इनको वहाँ से कोई इन पैसे मिल जाएं, फंड्स मिल जाएं, एड मिल जाए। मतलब ये अपने प्रोजेक्ट्स तो नहीं ना लेके जाते वहाँ पे। अब इंडिया आप देख लें, इंडिया हमसे बहुत आगे है, सीधी जो बात है। आप आईटी में देख लें, आप हर मेडिकल की फील्ड में मेडिकल की फील्ड में देख लें, मतलब वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। वो अपने प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लेके जाते हैं कि भाई हमने इस चीज़ में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टर इंडिया आए, हमारी कंट्री में आए, या हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, और हमारे जब जाते हैं तो शायद हमारा ये इशू होता है कि हमारे ना वहाँ पे सैलाब आ चुका है, इस टाइम फ्लड है, इस टाइम ये इशू है, तो हमें थोड़ा सा फंड दिया जाए, हमारे जो कर्जे हैं वो माफ़ किए जाए। हम इस इशू से जाते हैं। सारी बात इसी चक्कर में जाते हैं। जो हम जा रहे हैं, फर्ज करें कंट्री जा रहा है, वो कह रहा है जी मुझे कर्ज चाहिए, ये एक बुरा लगेगा। अगर वो कंट्री जाके मुझे मेरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट चाहिए इतनी, और आपको इतना रिटर्न मिलेगा उस पर, ये बिल्कुल अगली नेशन इसको बिल्कुल खुश भी होगी। वेरी इम्प्रेसिव जो इन्होंने बात की है, यही मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है। अब कंपैरिजन भी कर लें इंडिया के साथ। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूंगा कि इंडिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें सिस्टम ये है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री ने आगे वहाँ पे काम करना है तो उनको वहाँ पे सेटअप लगाना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी शिफ्ट करना पड़ता है। पाकिस्तान में मसला ये है कि पाकिस्तान में यहाँ पे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को ले लें, यहाँ पे सिर्फ असम्बलिंग हो रही है। जापान से, कोरिया से, चाइना से सिर्फ चीज़ें आती हैं बनी बनाई, यहाँ पे असम्बल होती हैं और सेल हो जाती हैं, और वही पैसे जो होते हैं वो सारे बाहर चले जाते हैं। आपको लगता है हम लोग सिर्फ इस टाइम, आप मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं, मिनॉरिटीज़ भी इधर रहते हैं, क्या आपको लगता है हम दोनों के साथ बराबर का सलूक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। मेरी नज़र में तो हम मिनॉरिटीज़ के साथ बिल्कुल बराबर का सलूक नहीं कर रहे। और ये बात तो ये है कि आपने जिस बंदे का नाम लिया है ना, वो सुन के ना खून खोल रहा है कि मोदी साहब का नाम लेके, क्योंकि वो तो है ही मुसलमानों के हक़ में गलत तरीन इंसान है ना। आपने कहा है कि नरेंद्र मोदी का नाम सुन के खून खोल रहा है क्योंकि वो मुस्लिम्स के खिलाफ है। अगर हम देखें तो आज इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। अगर हम देखें वहाँ पर मिनॉरिटीज़ के साथ ठीक है होता होगा, बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात भी हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन अगर हम देखें तो वहाँ पर मेजॉरिटी में मुस्लिम जो हैं वो बड़े बड़े फाइज हैं उहदों पे। अगर हम देखें तो वो लोग खुद कन्विंस करते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर हकूक़ मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर हम कश्मीर की भी बात करें तो कश्मीर में भी लार्जेस्ट सिनेमा, लार्जेस्ट ब्रिज, उसके अलावा G20 की मीटिंग, मतलब बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही हैं। पाकिस्तान में क्या मिल रहा है? हम पाकिस्तान में देखें, जब तक हमारे हुक्मरान नहीं ना ठीक हो सकते तब तक आवाम भी ठीक नहीं है। वो जो आपने बात की है ना कि वो लोग इतने हमारा खून खोलते हुए भी वो इतने कामयाब क्यों हैं, तो उसकी मेन रीज़न ही इतनी है कि उन लोगों का काफ़ी कुछ तो एक उनकी वो जो वर्थ है उनकी कौम की वो बहुत ज़्यादा है। हर मुल्क का इंटरेस्ट है उधर। उनको पता है कि यहाँ से हम लोग खाली एक माचिस की तीली भी बना के भेज देंगे ना तो हमें अरबों रुपया मिल जाना है। ये उनके अंदर ये क्वालिटी है। अदरवाइज़ आप कंपेयर करें ना तो उनमें कोई ऐसी क्वालिटी या ऐसी कोई खूबसूरत, उन्होंने मेड इन इंडिया पर काम किया है। मेड इन इंडिया आज उनके मुल्क में कोई चीज़ नहीं आती सिवाय मेड इन इंडिया यूज़ होता है। हमारे यहाँ पे तो बाहर से चाइना, अमेरिका, इंडिया जिस टाइम हम लोगों का जागने का, मेहनत करने का, स्ट्रगल करने का टाइम था ना, हम लोगों को इन्होंने लगाया हुआ है वो धरनों में, जलालत में कि यहाँ पे ये गुर्बत है, यहाँ पे ये गुर्बत है। जो पिछले 20 साल गुजार दिए ना हमने, और जो हम लोग अगले 100 साल में भी नहीं वापस ले के आ सकते, उसका नतीजा भुगत रहे। पिछले 20-25 साल में हर मुल्क ऊपर गया है। इंडिया की कोई हैसियत नहीं थी, वो भी ऊपर गया है। उसकी रीज़न ही इतनी है कि हर मुल्क ने तरक्की की है, हम लोग को नहीं तरक्की कर सकते। हमारा नाम नहीं है G20 के अंदर। अगर मैं बात करूँ इंडिया की भी G20 का हिस्सा है। इंडोनेशिया ने अभी 2023 का जो प्रेसिडेंसी थी वो इंडिया के हाथ में दे दी है। अभी इंडिया प्रेसिडेंसी करने जा रहा है। 2023 का इंडिया के अंदर होगा समिट G20 का। क्या समझते हो, आपको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए? अगर इंडिया ये करता है तो पाकिस्तान के लिए क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या लॉस हो सकता है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान अब तक क्यों नहीं पार्ट बन सका G20 का? जैसा कि आपका सवाल है कि पाकिस्तान क्यों नहीं पार्ट बन सका, इसकी मैं 2 वजूहत बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पहली वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जितनी भी मतलब 1947 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी आज तक कोई भी अपनी
जो हुकूमत है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी। कोई ना कोई इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है या कोई और बैरूनी ताकतें आकर रजीम चेंज करती रही हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कोई भी मुल्क इधर आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी हमेशा सफ़र करती रही है। ठीक है, तो G20 का मकसद ही यही है कि जो पूरी दुनिया के स्ट्रॉन्ग 20 मुल्क हैं जिनके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका इकट्ठ होता है। तो इस हवाले से इंडिया के पास जो मौक़ा, आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि इंडिया तकरीबन 10-15 साल से कोशिश कर रहा है कि सलामती कौंसिल में परमानेंट मेंबर बन सके। तो ये एक बड़ी वजह बन सकती है, क्योंकि 2023 में इंडिया ने जो G20 समिट करवाना है उसमें ये अपना मुद्दा रखवा सकता है। ठीक है, दूसरी मेन वजह ये है कि जो इंडिया का जो पुराना ख्वाब है कि वो एज ए एशियन टाइगर बनकर सामने आए, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह आ सकती है कि वो G20 बन सकता है इंडिया एशियन टाइगर। बिल्कुल बन सकता है। पहली वजह ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट कंट्री बात करेंगे यूके को बीट करने के बाद इंडिया इकोनॉमिकल 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। यार कितनी बड़ी बात है। हमारा पड़ोसी मुल्क जो साथ में आज़ाद हुए, जी, और आज वो कहाँ चला गया, हम कहाँ पर। यही वजह ना, मेन वजह ये है कि यहाँ वहाँ कोई रजीम चेंज नहीं होती, बैरूनी ताकतों का इतना असरअंदाज नहीं होती। ठीक है, वो अपने जो छोटे सनतकार हैं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल, सबको सपोर्ट करता है। ठीक है, ताकि बाहर से आके जितनी कंपनियां आके इन्वेस्ट करती हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल उल्टा है। तो जब तक पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान G20 का नहीं हिस्सा बन सकता। G20 बेसिकली जो समिट है, ये बेसिकली ये है कि आप अपने आप को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वही कंट्री रिप्रेजेंट अच्छा कर सकते हैं जिसकी डिप्लोमेसी अच्छी होती है। तो डिप्लोमेसी मैं समझता हूँ कि इंडिया की बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से उसने जो कश्मीर इशू है उसके ऊपर भी उसका अच्छा खासा स्टांस रहा है। और पूरी दुनिया ने हालांकि जो कश्मीरियों के ऊपर ऑल्दो जितने भी जुल्म किए जा रहे हैं, लेकिन दुनिया ने उनके जो मौक़िफ़ है, उनका जो स्टांस है, उसको इंडोर्स किया हुआ है। तो इसकी वजह यही है कि उनकी जो डिप्लोमेसी है वो एक्टिव डिप्लोमेसी है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओगे कश्मीर का मसला लेके पाकिस्तान कहाँ कहाँ नहीं गया। हर जिधर भी जाता पाकिस्तान पॉलिटिकल इकोनॉमिकल तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से रद्द कर दिया जाता हर मसला। इंडिया कहता है कि भाई कश्मीर का जो मसला है ये पाकिस्तान और इंडिया का मसला है, हम इन्हें खुद सॉल्व करेंगे, आप बीच में से हट जाओ। इंडिया सिर्फ इतनी सी बात करता और किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती बड़ी बड़ी कंट्रियों की कि बीच में बोल जाए। उसका ना असल में एक दलाइल वो देता है कि 1972 में असल में ये एक मुआहदा हुआ था, शिमला नेहरू ने जो किया था, उसमें यह था कि 90,000 कैदी छुड़वाने। उसके बदले में इंडिया ने मुआहदा किया था कि जो कश्मीर का मसला है वो कोई बैरूनी ताकत आके हल नहीं करवाएगी, ये पाकिस्तान और इंडिया का आपस में मामला है, ये खुद ही सोल्व करेंगे। तो जब पाकिस्तान जाता है, अक़वाम मुत्तहिदा में मुद्दा उठाता है, वो कहते हैं कि ये जो मुआहदा है, इन्होंने खुद कहा है कि हमारा आपस में मामला हम खुद ही तय करेंगे। उधर से फिर पाकिस्तान जो है ना वो रह जाता है।